नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास से हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज का पूरा सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ जैसे जैसे टॉपिक खत्म होता जाएगा उसके साथ साथ उसी टॉपिक के साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी ऐड किए जाएंगे। और उन क्वेश्चंस के साथ उनका एक्सप्लेनेशन और फिर यूजीसी उनका आंसर क्या मानती है, जैसे मतलब मेन जो हम लोगों का क्रक्स पोर्शन होता है या जो मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है क्वेश्चन की विवाद की स्थिति में, तो यूजीसी या जो आयोग है हमारा, जो यूजीसी आयोग है, वो क्या आंसर मानता है उस पे हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। और जो आयोग आंसर मानता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे इस बार के भी यूजीसी नेट के एग्जाम में देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे कंफ्यूजन है कुछ लोगों को, कुछ विवादित क्वेश्चन रहे हैं जिस पे आयोग ने फाइनल आंसर माना हुआ है, उसी को हम लोग यहाँ पे भी आंसर मानेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन स्टडीज का जो सिलेबस अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये क्लास सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स के लिए होगी। कंप्लीट क्लास हम पहले आपको बता दें कि ये L1 क्लासेस का हमारा जो ऐप है उस पे प्राप्त होगी। और अगर किसी भी क्वेरी की स्थिति में या किसी भी मतलब इम्पोर्टेंट जानकारी की स्थिति में इस टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है और ये टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है? जो मेन चैनल का है। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे आप लोग अ, L1 क्लासेस प्रयागराज अगर सर्च करते हैं, प्रयागराज, तो आपको एक ऐप मिलेगा इस लोगों के साथ, जिस पे रजिस्टर करके इसके फाउंडेशन कोर्स का जो कंप्लीट सिलेबस है, जो कंप्लीट कोर्स है, वो आप लोग वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले इस क्लास में आज हम लोग सिलेबस के डिस्कशन की बात करेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी इसकी क्या होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पे होती हैं, एग्ज़ाम में जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि पॉपुलेशन स्टडीज़ का जो हमारे पास पेपर है, उसको कौन लोग दे सकते हैं, कौन लोग नहीं दे सकते हैं, उन सभी चीज़ों की चर्चा होगी। फिर उसके बाद एज लिमिट क्या है, फिर उसके क्वेश्चनायर कैसे आते हैं या फिर एलिजिबिलिटी पैटर्न उनका कैसा है, बाकी सारी चीज़ों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी। यूजीसी नेट का अगर आप एग्ज़ाम क्वालीफाई करते हैं या नेट या जेआरएफ हो जाते हैं आप, तो उसमें आप लोगों को करियर अपॉर्चुनिटी क्या है? करियर अपॉर्चुनिटी में सबसे पहले आप किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे रिसर्च फेलोशिप इन डेमोग्राफिक स्टडीज़, मतलब बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ स्पेशली या आईआईटीज़ वगैरह जो हैं, उसमें क्या होता है कि जेआरएफ के थ्रू आप अगर पीएचडी में एनरोल होते हैं, तो आपको एक निश्चित अमाउंट लगभग 40,000, कहीं 50,000 है, कहीं कुछ और है। उस अमाउंट के साथ-साथ मतलब जो यूजीसी ने रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है 42,000 के आस-पास है। तो वो अमाउंट आपको मंथली रिसर्च के लिए आपको मिलता रहेगा, ठीक है? पीएचडी के दौरान। और फिर उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट जो अगला है उन सेंसस डिपार्टमेंट, नीति आयोग, यूएनडीपी, डब्ल्यूएचओ और कुछ एनजीओज़ हैं, तो इनको जो है मतलब अ, यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज़ में अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो कुछ एनजीओज़ भी हैं, जो आपके काम को रिकॉग्नाइज़ करते हैं और उसके साथ-साथ आपको वहाँ पे एक जॉब अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है कि रोल्स इन पॉपुलेशन पॉलिसी एंड पब्लिक हेल्थ सेक्टर, ये इस पे भी रिसर्च के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी-कभी लोगों को हायर करती है और या कुछ यूनिवर्सिटीज़ इन सब पे मतलब स्टडीज़ के लिए लोगों को हायर करती हैं। इस पे भी एक तरीके की करियर अपॉर्च्युनिटी आपके पास रहेगी, ठीक है? मेन जो हम लोगों का मेन टारगेट होता है कि हम लोग जो मेन टारगेट हमारा ये होता है कि हम लोग कहीं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में रिसर्च की पोस्ट में एनरोल हो जाएँ या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएँ, प्रोफेसर हो जाएँ, जो भी मतलब वहाँ पे यूनिवर्सिटी या कॉलेज रहे। और उसके बाद कुछ बहुत सी ऐसी वैकेंसीज़ हैं, जिसमें डायरेक्टली डेमोग्राफी के लोग इन्वॉल्व होते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफी जो पढ़ने या पढ़ाने वाले लोग हैं, रिसर्च करने वाले लोग हैं, उनका स्कोप धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जैसे-जैसे हमारे विश्व का जो पूरा विश्व है या भारत की जो पॉपुलेशन है या भारत के
नेबरिंग कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है, उसमें एक रैपिड चेंजेस देखे जाते हैं। रैपिड चेंजेस जैसे कोरोना काल में उनकी डेथ का मामला हुआ, माइग्रेशन का मामला हुआ, फिर उसके साथ-साथ जो मैरिज, डिवोर्स या फिर ये सब के केसेस होते हैं, फिर उसके बाद किसी भी हेल्थ इश्यू के सेक्टर में जो हमारे पास उनके डीएनए हैं, उनकी एनालिसिस करना हो या कुछ जो बीमारियाँ हैं जैसे देखेंगे तो बहुत सी ऐसी जनजातियाँ हैं भारत या विश्व में, जिनको कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो कभी होना ही नहीं है, होती ही नहीं है। उनकी उनका जब मतलब मेडिकल मेडिकल क्षेत्र में जब रिसर्च होता है, पॉपुलेशन स्टडी के लोग वहाँ भी उनकी एनालिसिस के लिए, उनके डेटा पैटर्न को पढ़ने के लिए वहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है? तो ये बेसिक इम्पोर्टेंट हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं या जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं करियर अपॉर्च्युनिटी। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं एग्ज़ाम के जो मतलब एलिजिबिलिटी है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले है एजुकेशनल क्राइटेरिया। एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है, यहाँ पे क्या है कि मास्टर डिग्री इन पॉपुलेशन स्टडीज़ या डेमोग्राफी या एलाइड सब्जेक्ट में आपके पास होनी चाहिए। तब आप यूजीसी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। या कैंडिडेट मस्ट हैव अ मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री का मतलब एमए, एमएससी इन पॉपुलेशन स्टडीज़, डेमोग्राफी और रिलेटिव फील्ड फ्रॉम ए यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके साथ-साथ पॉपुलेशन स्टडी में कौन और लोग जो है शामिल हो सकते हैं। अगर आपके पास मास्टर डिग्री पॉपुलेशन स्टडी में नहीं है, तो उसके साथ यहाँ पे जो जो लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, वो कौन-कौन से शामिल होते हैं। तो आप अगर पीजी हैं, मास्टर डिग्री हैं इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी एंड मैथमेटिक्स। फिर उसके बाद साइकोलॉजी की एक कुछ ब्रांचेज़ है, पब्लिक हेल्थ एंड सोशल वर्क में आल्सो बी एलिजिबल। अगर इन सब्जेक्ट में भी अगर आप पीजी हैं, तो आप एलिजिबल हैं पॉपुलेशन स्टडी में एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है? मतलब ये यूजीसी ने जो नियम कानून अभी जो लेटेस्ट जो नियम कानून हम उनकी बात कर रहे हैं, भविष्य में आगे चेंज हो जाए, तो वो अलग मैटर रहेगा। लेकिन यहाँ पे अभी के लिए इतने सब्जेक्ट में पीजी लोग जो हैं, जो भी पीजी हैं इतने सब्जेक्ट में, वो लोग यहाँ पे पॉपुलेशन स्टडी में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है? तो फिर यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि फाइनल डिसीजन ऑन एलाइड सब्जेक्ट इज़ टेकन बाय यूजीसी और रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे क्या है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास, वो है मिनिमम मार्क्स का, कि मिनिमम मार्क्स कितना हमारे पास पीजी में होना चाहिए जिससे हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास जनरल, अनरिज़र्व या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, उनके लिए 55%। फिर उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी जो विकलांग होते हैं या थर्ड जेंडर होते हैं, उनके लिए 50% का यहाँ पे 50% मतलब इतना मार्क्स होना चाहिए आपका, ठीक है? तब आप जो है यहाँ पे यूजीसी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एज लिमिट है, एज लिमिट फॉर जेआरएफ, जेआरएफ के लिए क्या है यहाँ पे कि मैक्सिमम 30 इयर्स एज है। उसमें कुछ जो जैसे ओबीसी, एससी, एसटी के जो लोग हैं, उनको कुछ जो आरक्षण है 3 साल, 5 साल का वो उसमें ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे अ, जो मैक्सिमम एज जो अनरिज़र्व्ड के लिए है, वो 30 ईयर है और फिर उसके बाद वहाँ पे जो मतलब रिलैक्सिंग कंडीशन में हैं, जैसे मतलब ओबीसी, एससी, एसटी उनके लिए यहाँ पे अ, उसके छूट है। ओबीसी के लिए 3 साल है, एससी, एसटी के 5 साल है और कुछ जो अदर कैटेगरीज़ होती हैं, उनको मतलब जब लिस्ट आती है या नोटिफ़िकेशन आता है, तो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी थर्ड जेंडर के लिए 5 साल है और फिर उसके बाद रिसर्च एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उसके लिए 5 साल है। फिर उसके बाद ये डिग्री होल्डर्स ये मतलब ये जनरल बातें हो रही हैं। ये मतलब पॉपुलेशन स्टडी की बात नहीं हो रही कि अब यूजीसी के एग्ज़ाम में जब हम बैठ रहे हैं, तो उस केस में इतना हमारे पास आरक्षण का क्राइटेरिया होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए आपके पास कोई एज लिमिट नहीं, आप कभी भी एग्ज़ाम उसको दे सकते हैं, ठीक है? किसी भी एज में। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कुछ लोग जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम आईएएस का देने जाइए तो उसमें अटेम्प्ट निर्धारित हैं कि आप 4 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट हैं यही दे सकते हैं मैक्सिमम। तो उसमें क्या है कि यहाँ पे
अटेम्प्ट की संख्या यहाँ पे कोई निर्धारित नहीं है, आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। जब आपका पीजी हो जाए, अब उसके बाद ये एग्ज़ाम रिस्पेक्टिव एज तक जेआरएफ के लिए और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए जितना भी आप एज तक देना चाहें, कोई एज लिमिट वहाँ पे नहीं, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं रिज़र्वेशन पॉलिसी पे, तो 27% 15 और ये इस तरीके के परसेंटेज हैं सभी के। और ये परसेंटेज जो है मतलब ये गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। फिर से वही बातें हैं कि गवर्नमेंट आगे चल के रिज़र्वेशन में कुछ प्लस माइनस कर दे, तो वो वहाँ पे लागू हो जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा मेन पोर्शन होता है। ये तो हुआ कि आपकी एलिजिबिलिटी कब है, कब नहीं। इसमें जो 2 मेन चीज़ें होती हैं, वो होता है इसमें 2 पेपर्स। सबसे पहले यहाँ पे जब यूजीसी का आप एग्ज़ाम देने जाएँगे, इसमें 2 पेपर होते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1 और ये होता है दूसरा पेपर 2, ठीक है? पेपर 1 और पेपर 2। इसमें क्या होता है कि दोनों पेपर एक साथ ही होते हैं। दोनों पेपर एक साथ होते हैं और दोनों पेपर्स के लिए लगभग 3 घंटे का टाइम निर्धारित होता है। पहले पेपर के लिए 1 घंटे का और उसके बाद दूसरे पेपर के लिए 2 घंटे का, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे दोनों पेपर एक साथ होंगे और उनमें जो पेपर पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसकी हम थोड़ा-सा चर्चा करेंगे यहाँ। क्योंकि डिटेल जो चीज़ें हैं, आपके पेपर्स से मतलब है और उनमें लगभग इस साल या पिछले 1-2 सालों की जो मेरिट की गई है, उसकी भी हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे कि कितने में आप सेफ हो, कितने में आपका जेआरएफ हो जाएगा, कितने में का मतलब वो फिक्स नहीं हर साल बदलता है, लेकिन हम एक अंदाज़ा जो लगाते हैं, वो उसके लिए यहाँ पे बताया जाएगा। अनरिज़र्व जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए बताया जाएगा और उसके बाद प्लस माइनस उसमें 4-5 अ, सॉरी 5 4-5 क्वेश्चन या 10 नंबर के आस-पास प्लस माइनस उसमें देख सकते हैं, ठीक है? अन्य कैटेगरीज़ के लिए। सबसे पहले हमारे पास पेपर 1 है। पेपर 1 में क्या होता है 10 यूनिट होती है। 10 यूनिट में क्या है कि यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड पहला शिक्षण अभिरुचि और दूसरी यूनिट में यहाँ पे क्या है रिसर्च एप्टीट्यूड है शोध अभिरुचि। फिर उसके बाद थर्ड में कम्प्रिहेंशन है गद्यांश जिसमें 5 ये लगभग जो जितनी यूनिट्स हैं सभी के 5-5 क्वेश्चन के आस-पास रहता है। प्लस माइनस भी हो सकता है लेकिन जनरली 5-5 क्वेश्चन ही रहता है। फिर यूनिट 4 में कम्युनिकेशन है। यूनिट 5 में क्या है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड और फिर इसके बाद ये यूनिट नंबर जो 6 है इसमें क्या है लॉजिकल रीजनिंग है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे यूनिट 7 में डेटा इंटरप्रिटेशन है या डेटा व्याख्या है, टीआई जिसको हम लोग कहते हैं। फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड लगभग 5 क्वेश्चन होते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो यूनिट 9 है पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है? तो एनवायरनमेंट इकोलॉजी से भी लगभग 5 क्वेश्चन रहते हैं। फिर हायर एजुकेशन से 5 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है? तो ये 5-5 क्वेश्चन हुए फर्स्ट पेपर के। 10 यूनिट और 5-5 क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन हुए आपके पास, ठीक है? यहाँ पे ये लिखा गया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 50 होंगे। टोटल नंबर इनका होगा 100, ड्यूरेशन 1 घंटे की होगी और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। तो ये हुआ पहला पेपर। इसके पहले पेपर के बाद जस्ट उसी समय ऐसा नहीं कि बीच में गैपिंग दिया जाता है, बीच में गैपिंग नहीं दी जाती है। पहले पेपर के जस्ट तुरंत बाद दूसरा पेपर होता है। तो दूसरा पेपर का देखते हैं यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है। तो दूसरे पेपर का एग्जाम पैटर्न जो है इसमें क्या है 100 क्वेश्चन आते हैं जो भी आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट रहेगा। जैसे हम लोग पॉपुलेशन स्टडी की बात कर रहे हैं तो पॉपुलेशन स्टडी में 100 क्वेश्चन रहेंगे या जैसे कोई मैथ में सॉरी कोई ज्योग्राफी में दे रहा, कोई अदर सब्जेक्ट में दे रहा है तो उनके लिए भी यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे सभी के लिए। पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है, पेपर 2 जो है वो जो सब्जेक्ट आपने भरा हुआ है, जिस सब्जेक्ट में आप देना चाह रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में आप पीजी हैं, वही उसी सब्जेक्ट में आप वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं और यहाँ पे इनकी टोटल मार्किंग 100 नंबर की सॉरी 200 नंबर की होती है। ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, 2 घंटे की ड्यूरेशन होती है। फिर हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क होते हैं, 100 क्वेश्चन है 200 मार्क, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और एग्ज़ाम जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है?
तो ये हुआ हमारा क्या हुआ पेपर 2 के लिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं कि इसका जो हमारे पास पॉपुलेशन स्टडीज़ है, जो हमारा अपना मतलब मेन कोर्स है, जो जिसके लिए हम यहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं, इस कोर्स के लिए यहाँ पे पॉपुलेशन स्टडी जो हमारे पास है, इसके हम सिलेबस की बातें करते हैं, ठीक है? फिर से हम आपको याद दिला दें, ये जो आपके पास पॉपुलेशन स्टडीज़ का जो कंप्लीट कोर्स होगा, वो वहाँ पे ऐप पे ही मिलेगा। L1 क्लासेस का जो ऐप है, इस ऐप पे ही मिलेगा आपको कंप्लीट कोर्स, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या पहला हमारे पास जो यूनिट 1 है, इसमें भी दूसरे पेपर में 10 यूनिट हैं। 10 यूनिट हैं जिसमें भी जो हमारे पास पेपर का जो क्राइटेरिया है, जो यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, इन 10 यूनिट से पूछे जाएँगे। इसमें कुछ यूनिट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है, कुछ यूनिट कम इम्पोर्टेंट है, कम क्वेश्चन आता है। यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको टॉपिक बता देंगे, कौन-कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है अभी, ठीक है? और हम लोग जब फाउंडेशन कोर्स शुरू कर रहे हैं, इसमें एक-एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। एक-एक टॉपिक पढ़ेंगे, लगभग मान के चलिए कि जो सिलेबस होता है लगभग 5 से 6 महीने में खत्म होता है। और अगर आप लोगों को आवश्यकता होगी तो जो रिकॉर्डेड क्लासेस जैसे हम ये रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से अभी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से उस सिलेबस को हम और पहले कवर करा देंगे, ठीक है? और उसके साथ-साथ जो आपका यहाँ पे जो पोर्शन रहेगा, जो मतलब हमारे पास यहाँ पे पॉपुलेशन स्टडीज़ है, इस कोर्स के साथ आपको लगभग 20 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद अगर आपको और प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता होगी, तो वो भी आपकी डिमांड पे हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है? और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यूट्यूब पे ही हम जो है आपको सॉल्व करवाएँगे लगभग पिछले 10 सालों का, ठीक है? 10 सालों को उसका एक प्रॉपर पीडीएफ के साथ आपको उसके सॉल्यूशंस मिल जाएँगे और दोनों लैंग्वेज में मिल ठीक है? हिंदी और इंग्लिश में, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे जो बाहर के लोग हैं, जैसे कुछ लोग उड़ीसा यूनिवर्सिटी से हमें फ़ोन किए थे, कुछ लोग पश्चिम बंगाल से, और उनके लिए क्या है कि उनका इश्यू थोड़ा-सा ये होता है कि उनको हिंदी कंप्लीटली नहीं आती, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो कोशिश हम ये करेंगे कि हम बाइलिंगुअल ही पढ़ाएँ आपको, ठीक है? बाइलिंगुअल लैंग्वेज रहेगी आपके पास यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं जो हमारा सिलेबस है, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन एंड सोर्सेस ऑफ पॉपुलेशन डेटा। ठीक है? इसमें क्या है हिस्ट्री, डेफिनिशन, नेचर, स्कोप ऑफ द पॉपुलेशन स्टडीज, रिलेशनशिप ऑफ अदर सोशल साइंसेज विथ पॉपुलेशन स्टडीज, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल एंड रेशियल ग्रुप, सोशल कल्चर एंड रोल इन पॉपुलेशन स्टडीज। फिर सोशल इंस्टीट्यूशन, ध्यान में रखिएगा यहाँ से एक क्वेश्चन आपका अभी मतलब पिछले किसी एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ से। उसमें ये पूछा गया था कि अ, भारत की जनगणना में इससे यहाँ पे रिलेशनशिप को जोड़ दिया था भारत की जनगणना। भारत की जनगणना में निम्न में से कौन-सा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू मैरिज? तो उसमें क्या था सिंगल मैरिज में पूछते हैं ना जब वो जनगणना वाले आपके यहाँ आए जनगणना करने के लिए तो उसमें देखेंगे कुछ क्वेश्चन्स वो लोग पूछते हैं। कुछ क्वेश्चन्स में जो मैरिज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं 4 ऑप्शन वो लोग देते हैं। कि मैरिज हो गया मतलब आप सिंगल हो या मैरिड हो या फिर डाइवोर्स्ड हो या सेपरेटेड हो, 4 ऑप्शन आपको देते हैं। उस केस में यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था 3 ऑप्शन इसमें से उठाया था और चौथा ऑप्शन दिया था लिविंग रिलेशनशिप। तो लिविंग रिलेशनशिप का क्वेश्चन जो है आपसे पॉपुलेशन में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं पूछती। तो इसलिए वहाँ पे पूछा था कि इनमें से कौन-सा क्वेश्चन नहीं लिविंग रिलेशनशिप वाला ऑप्शन वहाँ पे सही था। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन्स आते हैं। इन क्वेश्चंस को जैसे-जैसे आएँगे वैसे-वैसे हम यहाँ पे मतलब आपको बताते जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे तो फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है कि हाँ, ये हो गया सोशल इंस्टीट्यूशन फैमिली, मैरिज क्या होता है, किनशिप क्या होता है, रिलीजन क्या होता है। फिर उसके बाद देयर रोल एंड इन्फ्लुएंस इन पॉपुलेशन स्टडीज, सोशल चेंजेस इन इंडिया, ट्राइब्स इन इंडिया एंड देयर कल्चर। ट्राइब्स इन इंडिया पे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि कौन-सी जनजाति कहाँ की है, किस राज्य की है। भारत में बहुत सी जनजातियाँ हैं, जो इम्पोर्टेंट जनजातियाँ हैं उस या उनके जो कल्चर हैं, उस पे हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। जैसे कुछ जगहों पे इस बार जो पूछा था कि यक्षगान शायद कोई हाँ, सॉन्ग था कर्नाटका का। तो वहाँ पे पूछा था कि यक्षगान जो सॉन्ग है, वो कहाँ से रिलेटेड है? तो वो चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी वो आपको मतलब जब हम अ, जनरल पेपर पढ़ाएँगे, जनरल मतलब
ये तो पॉपुलेशन स्टडीज़ से थोड़ा-सा हट के रहेगा, क्योंकि वहाँ पे वो उसको करंट से जोड़ के चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। पॉपुलेशन जैसे जनगणना जो 2011 की है उसी के बेस पे पूछा जा रहा है, अगली जनगणना होगी तो उसपे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। तो उस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे जो भी चीज़ें आएँगी। अब आगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसी यूनिट 1 में ही सोशल साइकोलॉजी social psychological concept and their relevance in population studies, communication concept, process and its relevance in context of population studies. फिर पॉपुलेशन ट्रेंड, ग्लोबल वेरिएशन इन पॉपुलेशन साइज, यहाँ से भी आपका कई क्वेश्चन पूछता है कि पॉपुलेशन का जो ट्रेंड है किस तरीके का, भारत में कैसा ट्रेंड है और अन्य जगहों पे कैसा ट्रेंड है, वो यहाँ पे कई बार आपसे पूछा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे साइज एंड ग्रोथ, फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, करंट पॉपुलेशन सिनेरियो एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया एंड स्टेट। ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके, यहाँ से जो जनगणना 2011 रहेगी, जो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास डेटा है, अगली जनगणना होगी तो उसका अलग बात रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो अभी 2011 की जनगणना है उसमें ये चीज़ बहुत पूछा गया है। अभी इसी बार पूछा है डेंसिटी, पॉपुलेशन जो डेंसिटी है अदर अदर स्टेट्स की, जो भारत में बहुत सारे स्टेट्स हैं, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने। फिर उसके बाद पॉपुलेशन साइज़ के अनुसार असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो टॉप के 5 या 6 स्टेट्स होते हैं, चाहे किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन का मतलब क्या हो गया, चाहे उनकी डेंसिटी पूछे, सेक्स रेशियो पूछे या फिर मेल या फीमेल पॉपुलेशन की बात करें या ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें, तो 5-6 स्टेट्स जो ऊपर के होते हैं या लास्ट से होते हैं, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। उनको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे आता है बेसिक डेमोग्राफिक कांसेप्ट और कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बेसिक डेमोग्राफिक जो कांसेप्ट रहेगा, उसकी हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे, ठीक है? बेसिक डेमोग्राफिक कांसेप्ट में मतलब जैसे फैमिली किसे कहते हैं, फिर धर्म किसे कहा जाता है, फिर किनशिप या रिलेशनशिप किसको कहा जाता है, रिश्तेदारी किसको कहा जाता है, उन सब की डेफिनिशन क्या होती है और उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, ठीक है? आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे तो सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा, ठीक है? पॉपुलेशन सेंसस, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए। सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा, पॉपुलेशन सेंसस, हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन, ये चीज़ यहाँ पे इससे कई बार पूछा गया है क्वेश्चन और यहाँ पे पॉपुलेशन तो है ही। फिर उसके बाद डिफिनिशन एंड स्कोप इंडियन सेंसस, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवरेज फीचर एंड यूज, फिर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ वेरियस डेटा सोर्सेस इन इंडिया, ठीक है? तो ये चीज़ें इससे भी आपका जो है 1-2 क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। इससे हम बात कर रहे हैं, हर बार 1-2 क्वेश्चन पूछा गया है। हिस्ट्री में तो मतलब पॉपुलेशन की जो इतिहास है, उससे तो पूछा ही गया है। फिर भारत की जो पॉपुलेशन है उसका स्कोप क्या है या उसका ट्रेंड कैसा है, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे, ठीक है? फिर वाइटल स्टैटिस्टिक आ जाता है। वाइटल स्टैटिस्टिक में क्या होता है कि जो जन्म मृत्यु सांख्यिकी होती है, उसकी चर्चा पर चर्चा हम लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया क्या है, जिसे जो रिपोर्ट्स आती हैं अलग-अलग, फिर हिस्ट्री कवरेज, प्रॉब्लम ऑफ सिविल रजिस्ट्रेशन या सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस, और फिर उसके बाद एडवांटेज एंड लिमिटेशंस, ठीक है? जितनी रिपोर्ट्स आती हैं मतलब जैसे देखेंगे तो एसआरएस रिपोर्ट हो गई, फिर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट हो गई, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है? वो सारी चीज़ें पूछी जाएँगी। अभी इस पे आगे सब लिखा हुआ है इसमें, ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे पॉपुलेशन सर्वे, मीनिंग, स्कोप, यूज़, लिमिटेशन, मेजर सर्वे में क्या है कि नेशनल सैंपल सर्वे जो एनएसएसओ है उसी को बोला जाता है और उसके उसकी बहुत अलग-अलग रिपोर्ट्स आती हैं। जैसे अभी पीएलएफएस की रिपोर्ट है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की जो रिपोर्ट है वो आई हुई है। उसके अनुसार भारत में बेरोज़गारी कम हुई है, ठीक है? तो वो अलग-अलग जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें मतलब यहाँ पे कैसे पैटर्न उसके चेंज हो रहे हैं करंट के माध्यम से, डेमोग्राफी में, भारत की डेमोग्राफी में या भारत की पॉपुलेशन में किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, उस पे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। जो रिपोर्ट्स आती हैं उनके आधार पर उनको हल करना होता है। फिर उसके बाद वर्ल्ड फर्टिलिटी सर्वे,
फिर डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे डीएचएस, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्वे, फिर उसके बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। यहाँ से तो बहुत ही सवाल पूछे, इस बार भी 2 क्वेश्चन थे। एनएफएचएस की जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई हुई है, उससे भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव न्यूट्रिशन सर्वे, एजिंग सर्वे। एजिंग सर्वे में डिफरेंट इंडेक्स होते हैं, वो उन पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर इसके बाद डेटा अप्रेजल, इवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ डेटा, फिर टाइप एंड सोर्सेस ऑफ एरर इन पॉपुलेशन डेटा, एडजस्टमेंट इन एज डेटा, व्हिपल इंडेक्स एंड मेयर्स इंडेक्स। इन दोनों से इन दोनों से मतलब लगभग हर दूसरे साल क्वेश्चन है। व्हिपल इंडेक्स कहाँ यूज होता है, मेयर्स इंडेक्स कहाँ होता है, एज हीपिंग की बात होती है। एज हीपिंग कौन करता है, कौन नहीं करता है, इनका डिजिट प्रेफरेंस क्या है, इस तरीके की यहाँ पे चीजें देखेंगे। तो यहाँ पर मतलब कई बार इनके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन एज सेक्स, यूनाइटेड नेशन की जो अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, यूनाइटेड नेशन से जो पॉपुलेशन रिपोर्ट आती है, फिर और भी रिपोर्ट्स जो आती हैं उनकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद एज एंड सेक्स एक्यूरेसी, इंडेक्स एजम्पशन, फिर एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन, फिर उसके बाद कंप्लीटनेस ऑफ वाइटल रजिस्ट्रेशन डेटा, फिर चंद्रशेखरन टेमिंग फार्मूला और स्मूथिंग ऑफ एज डेटा। ठीक है। तो ये चंद्रशेखरन जो यहाँ पे एक ये लिखा गया है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। ठीक है। इस मतलब ये जो इतना डेटा अप्रेजल वाले जो सेक्शन में लिखा गया है, इसमें व्हिपल इंडेक्स, मेयर इंडेक्स और यहाँ पे चंद्रशेखरन डेमिंग फार्मूला, ये 3 इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इसमें हर दूसरे साल एक क्वेश्चन पूछा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मतलब ये पढ़ना है कि इस तरीके की जहाँ पे चीजें हों, वहाँ पे विशेष फोकस करते हुए उनका क्वेश्चंस, जितने इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम उनको वहाँ पे जब पढ़ाएंगे तो इन्वॉल्व भी कर देंगे, तो इससे आपका कन्फ्यूजन कभी ना करे। ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि किस तरीके से इन्हें हमें पढ़ना है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो रेशियो, रेट्स रेशियो, प्रोडक्शन सॉरी प्रोपोर्शन, परसेंटेज, डेंसिटी, इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस या पर्सन ईयर। तो प्रिवेलेंस रेट पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा, मतलब डिफरेंट रेट्स जो हैं इसमें क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। तो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्थमेटिक, सिमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट, डिकेडल ग्रोथ रेट, डबलिंग टाइम पे तो लगभग देखेंगे तो 5-6 बार, पिछले 10 साल का पेपर देखेंगे 4 से 5 बार पूछा गया है कि कोई पॉपुलेशन है जो 70 साल में या 30 साल में 2 गुना हो जाती है, तो 70 साल में कितने गुना होगी, ये होगा। उसकी टाइमिंग कैसे निकाली जाती है, छोटा-सा फ़ॉर्मूला होता है, उस पे जो है ये बेस्ड होता है। ठीक है, लेकिन डबलिंग टाइम कई बार पूछा गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे कांसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट यूनिटी। ठीक है। फिर उसके बाद क्रूड एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेथड फॉर फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी एस्टिमेट्स। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग लोकेशन ऑफ इवेंट इन टाइम एंड द लेक्सिक डायग्राम। ठीक है। फिर उसके बाद मेथड मेथड ऑफ पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, मैथमेटिकल मेथड ऑफ पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, लीनियर एक्सपोनेंशियल पॉलिनोमियल, गॉम्पेड, फिर उसके बाद लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व फॉर पॉपुलेशन। तो ये सब देखेंगे तो ये कई बार पूछे गए हैं, ये वाले भी। ठीक है। कंपोनेंट मेथड ऑफ पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, फिर सब नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, फिर प्रोजेक्शन मेथड ऑफ लेबर फोर्सेस, स्कूल एनरोलमेंट, वर्कफोर्स एंड हाउसहोल्ड। ठीक है। फिर पॉपुलेशन प्रोजेक्शन बाय यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है अलग अलग देशों की जो रैंकिंग जाती है कि पॉपुलेशन कितना बढ़ेगी, कितना घटेगी, किस तरीके की पॉपुलेशन रहेगी, उस पर जो रिपोर्ट्स आती हैं। फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक एंड एक्सपर्ट कमेटी एंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स जो आती है उस पर भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर पॉपुलेशन स्टडी एस्टिमेट्स, इसमें क्या है कि इंटर सेंसुअल या प्रोसेंसुअल एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन या पॉपुलेशन पिरामिड। ठीक है। इस पे भी पॉपुलेशन पिरामिड पे तो बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। पॉपुलेशन पिरामिड।
ये ध्यान में रखिएगा, ये पूरी क्लास अच्छे से देखिएगा ताकि आपको ये बेसिक आइडिया पहले लग पाए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। और एग्ज़ाम मतलब निकालना जो है कई बार आप नेट जेआरएफ हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? फिर अब इसके बाद क्या है, पॉपुलेशन एंड सैंपल पैरामीटर, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड एरर। फिर उसके बाद यहाँ पे ये स्टैटिस्टिक्स है, थोड़ी-सी आएगी इसमें। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेथड है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रिप्टिव एंड इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स। फिर उसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, फिर मेजर ऑफ डिस्पर्सन, रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर कोरिलेशन एंड लीनियर रिग्रेशन, फिर इंट्रोडक्शन टू टेस्टिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस या इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रपोलेशन। ठीक है, इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रपोलेशन भी। हालांकि यहाँ पे इंटरपोलेशन वगैरह से कहीं कोई क्वेश्चन दिखा नहीं। ठीक है, एक आध बार बहुत प्रीवियस ईयर में जाएंगे, बहुत पुराने में जाएंगे तो एक दो बार पूछा है, अदरवाइज ना के बराबर क्वेश्चन पूछा। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यूनिट 2 पे हम आते हैं। तो यूनिट 1 में ध्यान में रखिएगा कि कितने इंडेक्सेस हैं, मेयर इंडेक्स, विपल इंडेक्स, डिफरेंट जो इंडेक्स है, और फिर उसके बाद जो इनकी मतलब अदर अदर कैटेगरीज हैं, उस पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो चीज़ें वहाँ से इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद दूसरे यूनिट में आएंगे तो स्पार्शियल एंड टेम्पोरल चेंजेस इन इन द साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, ग्लोबल पर्सपेक्टिव विथ फोकस ऑन इंडिया। फिर एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये यहाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। फिर इसके बाद कंपोजिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर अफेक्टिंग द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स रिलेवेंस इन पॉपुलेशन डायनेमिक्स। फिर ग्लोबल एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। ठीक है, और फिर उसके बाद स्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, मेजर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, फिर डेंसिटी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, डिसिमिलरिटी इंडेक्स, फिर उसके बाद टेम्पो ऑफ अर्बनाइजेशन, रैंक साइज रूल, और फिर उसके बाद गिनी कंसंट्रेशन रेशियो, फिर लॉरेंस कर्व। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से में रखिएगा कि गिनी जो रेशियो है, फिर लॉरेंस कर्व है, फिर उसके बाद यहाँ पे अर्बनाइजेशन का जो बेसिक्स होता है, उसकी यहाँ पे किस तरीके के अर्बन टाउन होते हैं, किस तरीके के टाउन का जो क्राइटेरिया होता है, किसको हम टाउन कहेंगे, किसको सेंसस टाउन कहेंगे, किसको हम नगर कहेंगे, या फिर नगर निगम किसको कहेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, ग्लोबल, नेशनल एंड रीजनल पैटर्न। तो यहाँ पे बात है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, फिर उसके बाद आगे है पॉपुलेशन एजिंग की कंसेप्ट एंड मेजर ऑफ पॉपुलेशन एजिंग, फिर कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन एजिंग, ट्रेंड एंड पैटर्न ऑफ एजिंग इन इंडिया एंड इट्स स्टेट्स, फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ठीक है, फिर सेक्स रेशियो एट बर्थ, फिर उसके बाद चाइल्ड वुमन रेशियो, मीडियन एज। ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, इन तीन चार चीजों पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे ये इन चीज़ों पे जो अंडरलाइन है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया। फिर एज सेक्स पिरामिड होता है, मतलब जो पॉपुलेशन के जितने भी पिरामिड हैं, चाहे वो एज सेक्स वाले हों, चाहे अदर वाले जितने भी हैं, उन पे कई बार क्वेश्चन पूछे। फिर डिपेंडेंसी रेशियो हो गया, फिर उसके बाद टोटल डिपेंडेंसी रेशियो हो गया, सोशल इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ एजिंग, लिविंग अरेंजमेंट, फैमिली सपोर्ट, फिर उसके बाद डिपेंडेंसी और इमर्जिंग ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू द एल्डरली पीपल्स के, जैसे जापान वगैरह के देखेंगे कि एल्डरली पीपल्स की संख्या बढ़ रही है। उस केस में वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसके उस पे कैसे काम होता है, या भारत में कैसे काम होता है, उस पे वहाँ पे चर्चा परिचर्चा होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये यूनिट 3 थी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यूनिट 4। इस पे फिर क्या है, कॉन्सेप्ट सोर्सेस या फिर मेजर ऑफ क्रूड
मैरिज रेट, फिर एज स्पेसिफिक मैरिज रेट्स, फिर अंडर स्पेसिफिक मैरिज रेट्स, फिर सिमुलेटेड मीन एट मैरिज। ये चीज़ें यहाँ पे बहुत बार पूछी गई, ठीक है? इस पे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। फिर सिमुलेट मीन एज एट मैरिज ये वाला भी। फिर उसके बाद सिंथेटिक कोहर्ट एंड डिकेडल सिंथेटिक कोहर्ट मेथड। फिर उसके बाद यहाँ पे इंडिसेस जो न्यूट्रिशनलिटी के हैं, फिर कोल्स इंडिसेस हैं, मैरिज पैटर्न है, फिर लेबल ट्रेंड डिफरेंसेस हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मैरिज, डिवोर्स, विडो या विडोहुड या विडो मैरिज लेवल। इस तरीके की जो चीज़ें हैं यहाँ पे बहुत ही पूछी जाती हैं। मतलब इन पे क्या है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। और जब भी हम लोग यहाँ पे सिलेबस जब पढ़ेंगे, इस पे एक-एक चीज़ों पे विशेष हम लोग फोकस करने वाले हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे फर्टिलिटी होता हो जाती है। फर्टिलिटी पे यहाँ पे क्या है कि बेसिक यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो पूछी गई हैं। यहाँ पे क्या है कि बेसिक कांसेप्ट, टर्म एंड इट्स यूजेज है। फिर उसके बाद फर्टिलिटी इंडिकेटर्स हैं, सोर्सेस ऑफ डेटा हैं एंड देयर कंपोनेंट है। फिर उसके बाद क्रॉस सेक्शनल और पीरियड इंडिकेटर्स हैं, फ्रूट बर्थ रेट है, फिर जनरल फर्टिलिटी रेट है, सीबीआर, सीएफआर। फिर उसके बाद एज स्पेसिफिक रेट्स हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो स्पेसिफिक एज स्पेसिफिक मैरिटल फर्टिलिटी रेट है। फिर इसके बाद टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट्स हैं। फिर उसके बाद टीएफआर है, टोटल फर्टिलिटी रेट। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये अदर एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है, टीएफआर कितना होता है 2.2। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट है, फिर नेट रिप्रोडक्शन रेट है, फिर रिप्लेसमेंट लेवल है फर्टिलिटी का। फिर उसके बाद यहाँ पे बर्थ ऑर्डर स्टेटिस्टिक है, फिर चाइल्ड वुमेन रेशियो है, ऑर्डर स्पेसिफिक फर्टिलिटी मेजर्स हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कोहर्ट इंडिकेटर्स कितने हैं। यहाँ पर देखेंगे तो चिल्ड्रन इवन बॉर्न, कंप्लीट फैमिली साइज, एज स्टैंडर्डाइजेशन एडजस्टमेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन जो मेथड्स होते हैं, चाहे वो बर्थ के हों या अदर पॉपुलेशंस के हों, इस पे पूछे गए हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे लेबल्स, ट्रेंड, डिफरेंट फर्टिलिटीज, डिफरेंशियल ऑफ फर्टिलिटीज इन इंडिया, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ फर्टिलिटी पोस्ट पार्टम एमिनोरिया, ठीक है। थोड़ा सा आज गला खराब है तो इसलिए थोड़ा सा आवाज एडजस्ट कीजिएगा आप लोग। तो एमिनोरिया, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग, और फिर उसके बाद स्टेरिलिटी, फेकंडिटी एंड अदर फैक्टर्स की बातें होती हैं। फिर फ्रेम ऑफ फर्टिलिटी एनालिसिस, फिर डेविस एंड ब्लैक, हाँ सी वहाँ पे होता है वो वाला ब्लैक, ये ब्लैक है। फिर इंटरमीडिएट वेरिएबल फ्रेमवर्क, ये 2-3 बार पूछा गया है। फिर उसके बाद बोगार्ड प्रॉक्सिमल डिटर्मिनेंट, ये भी पूछा गया है। ली एंड पुलेटो फ्रेमवर्क ऑफ फर्टिलिटी, ये भी पूछा गया है। ली थियरी करके जो है, मतलब इनसे पूछा जाता है कि इसमें मतलब ज्यादातर केसेस में ये क्वेश्चंस आए हैं कि इनकी जो थियरीज हैं, थियरीज के नाम और किसने उसका मतलब उसको डेवलप किया या किसने वो थियरी दी है। तो इसी पे जो है यहाँ पे मेन जो है मेन यहाँ पे देखेंगे तो जो मिलाने वाला क्वेश्चन होता है, 4 विकल्प इधर है, 4 इधर है, तो उसमें एक दूसरे को मिलाने वाला जो क्वेश्चन होता है वो यहाँ से पूछा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ फर्टिलिटी है, पोल्स मेथड है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे रिवर्सल रिवर्स सर्वाइवल टेक्निक है। फिर उसके बाद पीएफ रेशियो है, फिर ब्रास पीएफ रेशियो है, ये पीएफ रेशियो, पी1 रेशियो। ब्रास पीएफ रेशियो इसको कहा जाता है, पीएफ रेशियो नॉर्मली कहा जाता है। तो अब फिर इसके बाद यहाँ फर्टिलिटी ट्रांजिशन है। फिर इसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज विथ स्पेशल रेफरेंसेस की बात यहाँ पे होती है। तो ये भी यहाँ पे पूछा गया है कई बार, मतलब ये जो अंडरलाइन है इस पे कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। फिर इसके बाद मॉर्टेलिटी है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मॉर्टेलिटी यहाँ पे। फिर उसके बाद मेजर ऑफ प्रेगनेंसी है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो फीटल डेथ या स्टिल बर्थ, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंट टाइप की जो डेथ होती है एंड डेथ, इन पे जो है इन सब पे मान के चलिए कि यहाँ पे जो करंट
एनएफएचएस या एसआरएस के जो डेटा आते हैं उन पे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। बेसिक क्वेश्चन, बेसिक थियरी से रिलेटेड क्वेश्चन कम होते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स हैं, सीडीआर, क्रूड डेथ रेट, फिर एज स्पेसिफिक डेथ रेट है, फिर इन्फेंट की मोर्टेलिटी रेट है, फिर नियोनेटल या पोस्टनेटल, ये जो डेथ रेट्स हैं इस पर बेसिक क्वेश्चंस के साथ-साथ यहाँ पे करंट भी पूछा, ठीक है? इस पर इस टॉपिक पे इतने पे इनमें पोस्टनेटल में कौन-कौन से शामिल होते हैं, कौन-कौन से नहीं होते, इन्फेंट मोर्टेलिटी में कौन शामिल होता है, कौन नहीं शामिल होता है, उससे पूछा गया है क्वेश्चन। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी लेवल्स हैं, यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी में लेवल डिटरमिनेशन, फिर इन्फेंट एंड चिल्ड्रन मोर्टेलिटी, काज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी, इस तरीके की यहाँ पे बातें हैं। मोज़ले एंड चेन्स फ्रेमवर्क, ये इन चीज़ों पे भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम आगे, यहाँ पे सोर्स ऑफ मोर्टेलिटी डेटा, फिर उसके बाद इट्स क्वालिटी, फिर मेजर ऑफ मोर्टेलिटी, नीड्स, इम्पोर्टेंस या स्टडी ऑफ पॉलिसी, पब्लिक इंटरवेंशन, रिलेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मोर्टेलिटी मेजर्स, फिर उसके बाद इसके लेवल और ट्रेंड हैं, लेवल और ट्रेंड इन मोर्टेलिटी बाय डेवलप्ड एंड डेवलपिंग रीजन विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, एज एंड सेक्स, स्पेसिफिक मोर्टेलिटी डिफरेंशियल्स इन मोर्टेलिटी बाय प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक्स कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर responsible for the high mortality in the past and uh, reasons for mortality decline in developing countries, ठीक है? फिर indirect method of estimates of infant and child mortality rates, direct and indirect standardization of mortality rates, ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पे लाइफ टेबल है, लाइफ टेबल से भी मतलब बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर बेसिक कंसेप्ट टाइप और फॉर्म ऑफ लाइफ टेबल एंड मॉडल लाइफ टेबल, नीड ऑफ लाइफ टेबल की क्या बातें हैं, फिर यूनाइटेड नेशन के मॉडल इनके कैसे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कंस्ट्रक्शन इनका कैसे होता है लाइफ टेबल का, फिर उसमें डेथ या फिर अन्य चीज़ें कैसे निकाली जाती हैं, फिर उसके बाद देखेंगे अंडरलाइंग एजम्पशंस की बात है लाइफ टेबल की, फिर एएसडीआर फिर की बातें होती हैं, ठीक है? फिर यूज़ ऑफ लाइफ टेबल, यूज़ ऑफ लाइफ टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास पूछे गए हैं, ठीक है? फिर मॉर्बिडिटी पे आते हैं इसकी कंसेप्ट डेफिनेशन, फिर मॉर्बिडिटी होती क्या है, फिर उसके बाद सोर्सेस ऑफ डेटा, फिर इसके मेजर्स कैसे होते हैं मॉर्बिडिटी के, इन सभी चीज़ों पे यहाँ पे चर्चा हुई है। मतलब यहाँ पे सिलेबस में आपके शामिल है। फिर ओवरव्यू ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया हेल्थ रिप्रोडक्टिव, ठीक है? फिर उसके बाद हेल्थ, हेल्थ की चीज़ें क्या हैं? डेफिनिशन रेशियो हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ आइडियाज़, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे मैटरनल मॉर्बिडिटी, फिर इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, जो इमरजेंसी के जो कुछ केसेस होते हैं जैसे फीमेल्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं उनकी यहाँ पे चर्चा होगी। फिर इसके बाद एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव मॉर्बिडिटी, फिर इसके बाद इनकी स्ट्रेटजीज और अन्य चीज़ों पे यहाँ पे बात हो रही है। फिर एबॉर्शन रिलेटेड इश्यूज, ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्ट इन्फेक्शन, फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जो और भी यहाँ पे मतलब वो जो मतलब बीमारियां हैं जैसे एचआईवी हो गया, एड्स हो गया एंड देयर इम्प्लीकेशन हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे रिप्रोडक्टिव राइट एंड एथिकल इश्यूज जो होते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे काज ऑफ डेथ स्टेटिस्टिक की बातें होती है, फिर यहाँ पे काज ऑफ डेथ में डिफिनीशन सोर्सेज, फिर उसके बाद इनके डेटा कहाँ से आते हैं, फिर इंडक्शन ऑफ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है, आईसीडी से। फिर उसके बाद ग्लोबल लीडिंग काज ऑफ डेथ विथ स्पेशल रेफरेंस टू एशिया एंड इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेथ बाय मेन काज एंड बाय एज, सेक्स, एज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। फिर बर्डन ऑफ डिजीज, बर्डन ऑफ डिजीज पे यहाँ पर देखेंगे तो इस पे भी क्वेश्चन है, एस्टिमेट नीड फॉर स्टडी ऑफ बर्डन डिजीज, बेसिक कंसेप्ट
मेजर ऑफ बर्डन डिजीज एंड करंट सिनेरियो ऑफ बर्डन ऑफ डिजीज इन इंडिया बाय स्टेट्स। ठीक है, फिर उसके बाद एजिंग एंड बर्डन ऑफ डिजीज, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी और डिसेबिलिटी की बात यहाँ पे होती है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो अर्बनाइजेशन, ये जो यूनिट है इसमें स्पेशली अर्बनाइजेशन की बातें हैं। अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली कोरोना काल में जितने माइग्रेशन हुए थे उस पे बहुत से रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। जब आप लोग पीएचडी में एनरोल हो जाओगे, पीएचडी में एनरोलमेंट के बाद जब रिसर्च पेपर कुछ आपके आएंगे तो वो भी यहाँ पे जो है बड़ा रोल प्ले करते हैं किस टॉपिक पे। ठीक है, तो यहाँ पे अर्बनाइजेशन कंसेप्ट डेफिनेशन इसकी बात होगी, अर्बन चीज़ों की। फिर उसके बाद प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, मेजर एंड सोर्सेस ऑफ डेटा, फिर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ट्रेंड पैटर्न, कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफरेंशियल्स ऑफ द अर्बनाइजेशन इन इंडिया। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट, कैरेक्टरिस्टिक, इवोल्यूशन एंड ग्रोथ, फिर मॉर्फोलॉजी, लैंड यूज पैटर्न एंड फंक्शन, यहाँ से भी क्वेश्चन आया, स्पाशियल ऑर्गेनाइजेशन और प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलिटी एंड हायरार्की। फिर उसके बाद मेथड ऑफ मेजरिंग सेंट्रलिटी, फिर सेंट्रल प्लेस रीजन, कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेलर एंड लॉस। ठीक है, तो ये सेंट्रल प्लेस ऑफ रीजन, सेंट्रल प्लेस रीजन जो जैसे अर्बनाइजेशन का जो मेन सेंट्रल पॉइंट होता है वो कैसे होता है, इस पर डिफरेंट डिफरेंट थियरीज हैं, उन थियरीज से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे। ठीक है, फिर उसके बाद अर्बनाइजेशन एंड अर्बन चेंजेस, फिर चेंजिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड अर्बन पॉपुलेशन, प्रिंसिपल एंड कॉज ऑफ अर्बन ग्रोथ, फिर उसके बाद अर्बन हायरार्की, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमेट सिटी, फिर उसके बाद साइकिल ऑफ अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल थियरीज एंड फॉर्मेशन ऑफ अर्बन सेंटर्स। ठीक है, अर्बन सेंटर्स कैसे फॉर्म होते हैं उनकी भी यहाँ पे बात होती है। फिर इसके बाद यहाँ पे स्टेज ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, फिर उसके बाद डेमोग्राफिक एंड सोशल चेंजेस इन द पोस्ट वर्ल्ड पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, जो मतलब वर्ल्ड वार जो सेकेंड हुई थी उसके बाद किस तरीके का अर्बनाइजेशन हुआ पूरे विश्व में, ये भारत में, उस पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर इसके बाद सोशियो इकोनॉमिक्स जो होता है, फिर इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस एंड अर्बनाइजेशन एंड अर्बन ग्रोथ इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, एम्प्लॉयमेंट, अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर, फिर उसके बाद बेसिक इनके कम्युनिटीज क्या होती हैं, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, एल्डरली पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट, फिर सस्टेनेबिलिटी, फिर स्मार्ट सिटी और इस तरीके की जो होती हैं। ठीक है, स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया हुआ है, उस पर क्या डेवलपमेंट है, किस तरीके की चीज। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे वर्ल्ड सिटीज की बात है, हायरार्की ऑफ वर्ल्ड सिटीज, फिर ग्रोथ, फिर एक्टिविटीज यहाँ पे ग्लोबल कैपिटल्स में क्या होती है, फिर यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर माइग्रेशन, माइग्रेशन पे तो बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिक कंसेप्ट डेफिनेशन, फिर सर्कुलेशन, मॉर्बिडिटी, कम्यूटेशन, फिर एंड माइग्रेशन, फिर सोर्स ऑफ डेटा, नेचर, कवरेज एंड लिमिटेशन ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, फिर टाइप ऑफ माइग्रेशन, इंटरनल एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन जो होता है, फिर ट्रेंड इनके पैटर्न कितने होते हैं। जैसे अभी हमारा खुद का जो लास्ट रिसर्च पेपर है वो इंटरनल माइग्रेशन पे था कोविड काल का। तो कोविड काल के जो माइग्रेशन हैं जो हम पीएचडी कर रहे हैं उसमें ये माइग्रेशन जो है मतलब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है कि डिटर्मिनेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंटरनल एंड इंटर माइग्रेशन, फिर रिफ्यूजी इशू एंड एप्लीकेशन। ठीक है, फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ माइग्रेशन, फिर एस्टिमेशन ऑफ लाइफ टेबल एंड इंटर सेंसल माइग्रेशन, फिर उसके बाद यहाँ पे सेंसल माइग्रेशन रेट्स फ्रॉम सेंसस, फिर उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेजर ऑफ नेट इंटरनल माइग्रेशन यूजिंग वाइटल स्टेटिस्टिक्स मेथड, फिर उसके बाद नेशनल ग्रोथ रेट्स, फिर मेथड, फिर उसके बाद यहाँ पे सेंसस एंड लाइफ टेबल सर्वाइवल रेशियो, इस तरीके की चीजें, उसके बाद मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन। ठीक है, फिर उसके बाद थियरीज ऑफ इंटरनल एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन, रेमनेस्टी थियरी है, ये थियरीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। अभी इस बार इससे दो क्वेश्चन। फिर इवर्टली, इवर्टली की थियरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
इसमें इवर्टली की थियरी और उसके बाद जो अदर डेमोग्राफिक्स होते हैं उन पे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर ली फिर रेनिस मॉडल, फिर टुडेरो, फिर जेलेंस्की, इनका यहाँ पे स्टफर और जेलेंस्की के जो यहाँ पे मॉडल है इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये डुअल लेबर मार्केट थियरी, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर वर्ड सिस्टम ऑफ थियरी, सोशल नेटवर्क थियरी, फिर कुमुलेटिव कॉजेशन थियरी। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, ये इनके जो स्टेटिशियन है इनकी अलग अलग थियरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फिर उसके बाद अब पॉपुलेशन डेवलपमेंट की है बातें हैं, तो इन्वायरमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। फिर उसके बाद कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इट्स मेजर, लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम। फिर उसके बाद एज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, ह्यूमन सेंटर्ड डेवलपमेंट वेलफेयर अप्रोच। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल अप्रोच। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, फिर कंसेप्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, फिर उसके बाद सोशल एंड सोशल कैपिटल, सोशल चेंजेस, फिर सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स, फिर जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, यहाँ पे भी जो डेटा पूछे गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एमडीजी गोल्स इनको कहते हैं, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी गोल्स जो 17 है उन पे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, फिर उसके बाद ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, फिर इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑन पॉपुलेशन डायनेमिक्स, एज स्ट्रक्चर ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड पॉपुलेशन एजिंग। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे व्यू रिगार्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। फिर यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स ऑन प्रो नेटलिस्ट और उसके बाद प्रोस्पेक्टिव आर्गुमेंट। ठीक है, फिर ग्रीक फिलोसफर्स के जो व्यू हैं, फिर चाइनीज फिलोसफर्स के जो व्यू हैं, ठीक है, कन्फ्यूशियस राइटिंग्स जो ऑन ऑप्टिमम पॉपुलेशन की बातें हैं वहाँ पे भी, यहाँ पे एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनकी थियरीज जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप लोग कहीं भी जाएंगे आगे भविष्य में रिसर्च पेपर या कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर हो गए, तो उस पर जब गवर्नमेंट आपको प्रोजेक्ट देगी कि इन चीज़ों पे हमें अध्ययन करिए और इस पर रिपोर्ट सबमिट करिए, तो वो उस केसेस में इनकी थियरीज, इनके फिलोसफर्स के जो व्यू थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पेसिमिस्टिक पर्सपेक्टिव है, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ है। ठीक है, फिर ट्रेडजी ट्रेजिडी ऑफ कॉमन्स है, फिर लिमिट्स एंड ग्रोथ, फिर इन्वेस्टमेंट मॉडल जो अलग अलग हैं इनके यहाँ पे मतलब यहाँ से भी एक दो क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, पोल्स एंड हावर स्टडी, ये जो है हुवर स्टडी जो भी आप पढ़िए। फिर माल्थस थियरी है, यहाँ पे देखिए माल्थस थियरी से जो है मतलब बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। ऑब्स्टेकल ऑफ डेवलपमेंट, इवर्टली का सबसे ज्यादा इसमें चर्चा होती है, इवर्टली मॉडल में ऑब्स्टेकल ऑफ अपॉर्चुनिटी की क्या बातें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव है, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंड्यूसिव टू डेवलपमेंट, फिर मर्चेंट मर्केंटलिस्ट जो व्यूज हैं, फिर उसके बाद कोलिन और कंडो कंडोरसेट जो व्यूज हैं, फिर इसके फिर कोलिन क्लार्क, और इसके बाद फिर बसरूप की जो थियरीज हैं यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद न्यूट्रलिस्ट न्यूट्रलिस्ट, फिर रिविजनिस्ट जो थियरीज हैं, थोड़ा सा यार मतलब इसमें एक तरीके से क्या कहा जाए, टीचर की भी जो लैंग्वेज पढ़ाते पढ़ाते इतनी देर से तो कई क्लासेस हो चुकी है, उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा गला खराब होने के कारण जो है मामला ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ पे देखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पर्सपेक्टिव हो गया, फिर नीड, फिर लिंकेज दोनों के बीच में है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, व्यू ऑफ सीमन सॉरी साइमन जो या सीमन कुजनेट्स जो हैं की थियरी, इस पे जो है बहुत बार पूछा गया है।
फिर रॉबर्ट की जो थियरीज हैं, इन पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये एक्चुअली क्या है कि भारत के जो स्टैटिस्टिशियन होते हैं तो आसानी से आप नाम पढ़ सकते हैं। अब इनका जो मतलब यहाँ पर देखेंगे, ये विलियमसन, तो ये तामझाम जो इनके जेड और टी जो जबरदस्ती इनके नामों में घुसे रहते हैं, उनके कारण जो है भारतीय इंग्लिश की डेंजरस पोजीशन में पहुंच जाती है। फिर उसके बाद पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज है, फिर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फिर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात हो गई है, फिर कैपिटल रिसोर्सेज है, फिर इनके इफेक्ट क्या हैं, इन पे यहाँ पे बातें हम लोग करेंगे। इन पे जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं उन पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, क्वालिटी एस्पेक्ट है, फिर लेबर फोर्स है। ठीक है, फिर लेबर फोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फिर सीजनल या फिक्शनल क्रोनिक जो ऑर्डर्स होते हैं उसके पूछे गए हैं, उस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पे क्या है, इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के इम्प्लीकेशंस क्या है, फूड सप्लाई, वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, इन चीज इनके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं इनके इफेक्ट पर क्वेश्चन पूछा गया है, इनके असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर पे पूछा गया है। एयर पॉल्यूशन की बात हुई है, यहाँ पे एयर पॉल्यूशन पे बहुत पूछा गया है। फिर प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन लैंड यूज, फिर सॉइल इरोजन, इन सब पे बातें हुई है, डी डिजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन पे। ठीक है, फिर ह्यूमन इकोसिस्टम है, फिर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है, कॉज इम्बैलेंस कॉज बाई नेचुरल या ह्यूमन फैक्टर्स, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं घर द्वार बना रहे हो, फिर उसके बाद सड़कें वगैरह बन रही हैं, तो उस केस में यहाँ पे जो इफेक्ट पड़ता है इकोसिस्टम पे, उसके यहाँ पे उन पे रिपोर्ट्स कई आती हैं, तो उनकी भी यहाँ पे कभी कभी, या उस पे बेसिक जो थियरी हैं, बेसिक थियरीज हैं, उन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, फिर गाइडलाइंस जो आती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, या कभी कभी कुछ स्टेट्स की जो पॉलिसीज होती हैं एनवायरनमेंट को लेकर, तो वो वहाँ पे होती हैं बातें। फिर संविधान में इनकी कैसी बातें हुई हैं, इन्वायरमेंट पे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे किस तरीके की चर्चा पर चर्चा है संविधान में, भारत के संविधान में, या अदर अदर जो कंट्रीज हैं वो इन्वायरमेंट पे कैसे काम करती हैं। फिर इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट इंडेक्स करके एक आता है इंडेक्स, उस पे जो मतलब करंट का सिनेरियो है वो पूछा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे पॉलिसी स्ट्रेटजी इन इंडिया एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे पॉपुलेशन इशूज क्या हैं, फिर जेंडर पे क्या है कॉन्सेप्ट मीनिंग, फिर उसके बाद इवोल्यूशन, फिर उसके बाद यहाँ पे जेंडर एंड रिलेशनशिप, फिर एज स्ट्रक्चर, फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी, माइग्रेशन की कैसी बातें होती, फिर मेजर मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी बर्डन ऑन डेवलपिंग वर्ल्ड विथ मेजर फोकस ऑन इंडिया, फिर सेक्स रेशियो एट बर्थ, फिर मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स, फिर मेल फीमेल के लिए जो अलग अलग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है इनके लिए जो क्वेश्चन पूछे। ठीक है, फिर उसके बाद हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इशू पे क्या है, हेल्थ और न्यूट्रिशन में स्पेशली एडोलसेंट मतलब बच्चे जो हैं, बॉयज एंड गर्ल, जिसमें आप लोग देखते होंगे स्टंटिंग, वेस्टिंग, इस तरीके के जो शब्द आते हैं उस पर पूछा गया है। कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टंटिंग क्या होता है, वेस्टिंग क्या होता है। ठीक है, या कुछ एक लैंग्वेज लिख देगा कि हाइट टू वेट रेशियो अगर किसी भी बच्चे का हमें निकालना हो तो उसमें स्टंटिंग होगा, वेस्टिंग होगा, क्या होगा। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। फिर एडोलसेंट प्रेगनेंसी, फिर एबॉर्शन, वुमेन एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, कंट्रासेप्टिव टेक्नोलॉजी, फिर मेजर रिस्क फैक्टर्स, इन चीज़ों पे क्या है। अ, फिर इसमें जो एल्कोहल और टोबैको ड्रग या कंजम्पशन की बातें जो हैं, फिर एक्सीडेंट्स वगैरह जो होते रहते हैं भारत में, सड़क हादसे जो भी सबसे अधिक टाइम में भी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें हो रहे हैं। ठीक है, तो उस पे कैसे मतलब डेवलपमेंट पे वो क्या प्रभाव डालते हैं उनका इशू जो है, उस पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, जेंडर डायमेंशंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
वुमेन एक्सेस टू इकोनॉमिक्स, ठीक है, रिसोर्सेज, फिर एंटाइटलमेंट्स, फिर उसके बाद लैंड ओनरशिप, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है कि हेरिटेंस, फिर लॉज, फिर उसके बाद वहाँ पे एक्सेस टू क्रेडिट, मेजर ऑफ वुमेन, फिर प्रोफाइलिंग वुमेन्स वर्क, फिर उसके बाद इनफॉर्मल सेक्टर, फिर इन चीज़ों पे बातें हुई हैं। फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन की बातें हैं, फिर चेंजिंग पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर उसके बाद इशू ऑफ माइग्रेशन एंड वल्नरेबिलिटी, इनकी बातें हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक चेंजेस जो होते हैं एक्टिविटीज़, जैसे मतलब पहले केवल पूरे विश्व में अमेरिका अमेरिका हुआ करता था, अब हर जगह उनको चाइना रिप्लेस कर रहा है। बहुत सारे इंडेक्सेस में चाइना टॉप पे आता है। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो चाइना सबसे ज़्यादा है इसमें। तो वहाँ पे ये जो चेंजिंग पैटर्न है भारत मतलब एशिया इस, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर वल्नरेबिलिटी अलोंग विथ एजेंसीज, ये माइग्रेशन वगैरह की जो बातें होंगी। फिर नेगोशिएशंस की बातें होती हैं। फिर अर्बन लेबर मार्केट क्या है, इस पे फिर जेंडर एंड माइग्रेशन की बातें हैं। इन पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर हाउसिंग में आएँगे तो हाउस होल्ड एनवायरनमेंट और इट्स डिफरेंशियल इम्पैक्ट ऑन मेन एंड वुमेन। फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बातें हैं। फिर क्लाइमेट एंड वाटर टेबल, ठीक है, फिर लैंड यूज़, देयर इम्पैक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद कंसेप्ट ऑफ जेंडर मिस स्ट्रीमिंग सॉरी मेन स्ट्रीमिंग, फिर जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, फिर उसके ऑन वेरियस हेल्थ, फिर उसके बाद ये एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इन चीज़ों पे इनका प्रभाव क्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जेंडर इनइक्वालिटी की बातें हैं। ये ध्यान में रखिएगा, एक-एक टॉपिक हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें आप मतलब ये स्थिति में ना रहिएगा कि हम इतना पढ़ लेंगे कवर हो जाएगा, क्या कर लेंगे, मतलब लोग होते नहीं हैं कि मतलब 10 साल का पेपर फुल कर लो हो जाएगा, नहीं होगा। गलती से मतलब किसी कैटेगरी या फिर किसी भी मतलब स्थिति में अगर नेट हो गया तो जेआरएफ कभी नहीं, ठीक है? तो जो बातें हम लोग कर रहे हैं जेआरएफ की रहेंगी, ठीक है? मेन हम लोग फोकस करेंगे कि इतना आपका पढ़ाया जाए कि आप जेआरएफ आसानी से फाइनल कर सकें, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो फिर वुमेन ऑटोनॉमी एम्पावरमेंट की बातें हैं। फिर उसके बाद शेड्यूल कास्ट, फिर शेड्यूल ट्राइब, एससी एसटी की ग्रोथ मॉडल, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन की बातें हैं। फिर उनका इम्पैक्ट क्या है पॉपुलेशन में। फिर उसके बाद डिसेबल और फिजिकल चैलेंजेस जो लोग हैं उनका इम्पैक्ट, या फिर इनके जो डिफरेंट इश्यूज हैं उनका क्या इम्पैक्ट है यहाँ पे पॉपुलेशन में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जो अगला यूनिट है इसमें पॉपुलेशन और हेल्थ पॉलिसीज हैं, 9 नंबर की जो है यूनिट। फिर उसमें नेशनल पॉलिसीज हैं, नेशनल पॉलिसीज में ये इवोल्यूशन, फिर डेवलपमेंट, फिर हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज, फिर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद नेशनल हेल्थ पॉलिसी, फिर उसके बाद जितनी पॉलिसीज हैं मतलब पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, फिर उसके बाद नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002, फिर उसके बाद नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, फिर नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, फिर नेशनल पॉलिसी ऑफ ओल्ड ओल्डर पर्सन। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सोशल सिक्योरिटीज की क्या है। फिर उसके बाद अदर जो जैसे नेशनल यूथ पॉलिसी, फिर उसमें जितने भी पॉलिसीज हैं इन पे यहाँ पे विशेष फोकस यहाँ पे किया गया है। फिर पॉपुलेशन एंड पॉलिसीज है, फिर एजिंग एंड डिसेबिलिटीज है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये इससे रिलेटेड हेल्थ और मेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स आती हैं, उस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो सोशल ग्रेडियंट ऑफ हेल्थ फ्रॉम एजिंग पॉपुलेशन। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हाँ, नीति आयोग द्वारा डिफरेंट जो रिपोर्ट्स आती हैं इन पे मतलब हेल्थ पे चाहे डेवलपमेंट पे बहुत सारी चीज़ों पे इनकी रिपोर्ट आती है, तो यहाँ पे इस पे पूछा गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ फैमिलीज वेलफेयर प्रोग्राम 1992 से लेके। फिर उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल की जो स्ट्रेटजीज हैं डिफरेंट 5 ईयर प्लान में और अदर अदर स्टेट्स में जो लागू की गई हैं वो भी यहाँ पे पूछा गया है कई बार, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस एक्सपर्ट कमेटीज, कोर कमेटी, मुदलियार कमेटी या चड्ढा कमेटी, मुखर्जी,
ये मतलब इस इनका देखेंगे तो सीक्वेंसिंग ज़्यादा पूछा गया है कि कौन-सी कमेटी कब आई थी, या किस इश्यू पे थी, ठीक है? श्रीवास्तव कमेटी, फिर बजाज कमेटी, इस तरीके से। नेशनल हेल्थ मिशन जो है, फिर यहाँ पे हिस्ट्री इसकी बात करेंगे, फिर वेरियस स्कीम्स हैं जो अंडर इसके चल रही हैं। फिर इसमें पॉलिसी प्रोग्राम रिलेटेड टू मैरिज या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यहाँ पे ये एक विवादित मुद्दा रहा है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया, कंपाउंड फिर एक्ट, फिर इस तरीके की अन्य चीजें, ठीक है? एडोलसेंट हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, एंटीनेटल या नेटल पोस्ट नेटल केयर, इम्यूनाइजेशन, विटामिन डिफिशियंसी, इन इन पे जो रिपोर्ट्स आती हैं डिफरेंट डिफरेंट, उस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर इसमें फैमिली प्लानिंग पे है, फिर उसके बाद पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज जो हैं, फिर उसके बाद काज ऑफ इनफर्टिलिटी एंड देयर ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, फिर उसके बाद सोशल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनफर्टिलिटी, फिर इसके बाद यहाँ पे सोशियो साइकोलॉजिकल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द मेनोपॉजल वुमेन, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं, ट्रेडिशन है, फिर उसके बाद वर्सेस जो मॉडर्न जो मेथड्स हैं कि क्या बातें हैं, इन पे क्या रिपोर्ट्स आती हैं, अलग अलग जो रिपोर्ट्स आती हैं। फिर उसके बाद अचीवमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट, फिर ऑफ RMN TH प्लस प्रोग्राम, ठीक है? प्लस ए, ठीक है? ये एक प्रोग्राम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इस पे कई बार क्वेश्चन। फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली सॉरी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम। फिर इसके बाद मेथड्स एंड अप्रोचेज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ डिफरेंट पॉलिसीज, ठीक है? एंड प्रोग्राम ऑन पॉपुलेशन। फिर इसके बाद यहाँ पे हेल्थ इंफ्रा डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, फिर उसके बाद अदर जो चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हेल्थ सेंटर प्राइमरी, और इन चीज़ों पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये जो मतलब CSC PSC सेंटर्स होते हैं स्टेट और सेंट्रल लेवल पे, इनकी यहाँ पे चर्चा होती है, और वो किस लेवल में काम करते हैं, कैसे वहाँ पे काम करते हैं, गाँव या फिर जो छोटे कस्बे हैं वहाँ पे, तो उनकी यहाँ पे चर्चा होती है। जैसे भी अ, मोहल्ला क्लिनिक जो दिल्ली गवर्नमेंट की योजनाएँ थी, वो सबसे चर्चा में प्रेज़ेंट टाइम में है। फिर पश्चिम बंगाल बंगाल गवर्नमेंट की भी कुछ इसी तरीके की पॉलिसीज़ हैं, तो उनका भी यहाँ पे काफ़ी चर्चा में रही हैं, तो वो हम लोग करंट वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे डिसेंट्रलाइज़ेशन स्ट्रेटजीज़, हेल्थ, फिर रोल ऑफ पंचायती राज, फिर उसके बाद हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म्स इन इंडिया, फिर उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हेल्थ सेक्टर में की कंडीशन क्या है, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन क्या है। फिर इसके बाद आगे आएँगे तो बेसिक कांसेप्ट इन पब्लिक फाइनेंसिंग इन हेल्थ, फिर इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अलग-अलग इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स होते हैं हेल्थ में। जैसे कोई प्रोग्राम चला दिया इम्यूनाइज़ेशन का, महिलाओं के स्वास्थ्य का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फिर छोटे जो बच्चे हैं, एडोलेसेंट बच्चे हैं, उनके स्टंटिंग वेस्टिंग का जो प्रोग्राम चला दिया जाता है, उसपे यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे। फिर बेसिक कांसेप्ट ऑफ नेशनल हेल्थ अकाउंटिंग से भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर नीड एंड कांसेप्ट ऑफ सोशल एंड हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है? फिर इन पे भी क्वेश्चंस हैं। अब इसके बाद डिफरेंट हेल्थ हेल्थ जो प्रोग्राम है उस पर भी क्वेश्चंस। फिर ग्लोबल इश्यूज और इनके जो चैलेंजेस हैं उस पे बात होगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो ग्लोबल डेमोग्राफिक, फिर हेल्थ, फिर एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन, फिर रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक UNFPA, पॉपुलेशन काउंसिल, WHO का भी इस समय विवादित काफी रोल रहा है। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस बुखारेस्ट में, मेक्सिको में, कायरो में, फिर अल्मा आटा में, फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, फिर इसके बाद MDG जो गोल्स हैं, फिर SDG गोल्स जो हैं, फिर उसके बाद उनकी हेल्थ पॉलिसीज कैसे, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि इनका जो WHO या फिर इन सबके द्वारा जो पॉपुलेशन पे विशेष तौर पर रिपोर्ट आती है, वो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगला है लास्ट यूनिट, इसमें क्या है कि
रिसर्च मेथोडोलॉजिकल और प्रोग्राम इवैल्यूएशन है। तो फिर इसमें क्या है कि प्रिंसिपल और मेथड्स हैं सोशियो साइंस की जो रिसर्च में है। फिर उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च इनमें जो होते रहते हैं। फिर उसके बाद टाइप ऑफ रिसर्च की बातें करते हैं हम लोग, एक्शन रिसर्च, ऑपरेशन रिसर्च, इस तरीके के। फिर उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन की हम लोग कुछ बात करते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल, जब ये पीएचडी में जाएँगे तब ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी से पढ़नी होती है वहाँ पे। फिर रिसर्च डिज़ाइन में जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स क्या-क्या लेने हैं, क्या-क्या नहीं लेने हैं, किस तरीके के वेरिएबल्स रहेंगे, वो उनको यहाँ मतलब स्टडी के लिए या फिर उनको अ, हम पढ़ने के लिए इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है? फिर क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल एंड ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ है। फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल एंड पैनल स्टडी डिज़ाइन है, ठीक है? फिर उसके बाद मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे डेटा कलेक्शन, फिर क्वालिटी ऑफ डेटा इन इवोल्यूशन रिसर्च। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ द ऑड्स रेशियो, ठीक है? ये यहाँ से भी ऑड रेशियो से भी क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ वाले से, ठीक है? फिर उसके बाद कंसेप्ट और एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इन एनालिसिस पॉपुलेशन डेटा। फिर लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंसेप्ट ऑफ बेस थ्योरम, तो एंड कंसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल एक्सपोनेंशियल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन पॉपुलेशन डेटा एनालिसिस। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो होती हैं, उन पे बातें यहाँ पे हैं, कोरिलेशन, रिग्रेशन की बातें हैं। फिर उसके बाद पी वैल्यू, कंसेप्ट ऑफ पी वैल्यू, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, पी रेशियो क्या होता है, पी वैल्यू क्या होता है? फिर सैंपलिंग है, सैंपलिंग में क्या है कि सैंपलिंग यूनिट, सैंपलिंग फ्रेम, सैंपलिंग डिज़ाइन, सैंपलिंग या नॉन सैंपलिंग एरर, इन पे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर सैंपलिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स है। फिर सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, पर्पजिव सैंपलिंग। ध्यान में रखिएगा यहाँ पे इनके मैथमेटिक्स हमें नहीं पढ़ने, ठीक है? मैथमेटिक्स वो स्टैटिस्टिक्स का स्पेशल पार्ट हो जाता है। लेकिन हम सिस्टमैटिक सैंपलिंग का यूज़ कहाँ करते हैं, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का यूज़ कहाँ करते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम है, फॉर्मूलेशन है, रिसर्च हाइपोथेसिस की बातें हैं। फिर उसके बाद कंपोनेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, फिर फॉर्मूलेशन ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग, एथिक्स, फिर उसके बाद इन रिसर्च, फिर टाइप ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, ब्रीफ रिपोर्ट एंड डिटेल रिपोर्ट्स, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सजेशन ऑफ रिकमेंडेशन, एथिक्स इन रिसर्च, फिर उसके बाद क्लाइंट एथिकल कोड, फिर रिसर्चर्स एथिकल कोड, फिर इसके बाद एथिकल कोड रिलेटेड टू रिस्पोंडेंट, फिर उसके बाद मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोग्राम, बेसिक कांसेप्ट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोग्राम, डिफरेंस बिटवीन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स, डेटा रिक्वायरमेंट एंड इंडिकेटर्स, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एज ए टूल ऑफ प्रोग्राम मॉनिटरिंग, ठीक है? इंडिकेटर्स बेस्ड ऑन सर्विसेज, स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ऑन इनपुट इनपुट प्रोसेस इनपुट प्रोसेस आउटपुट, एक्सेप्टेंस यूटिलाइजेशन, फिर उसके बाद रेट ऑफ वेरियस सर्विसेज, ठीक है? फिर स्ट्रेंथ लिमिटेशंस ऑफ एच एम आई एस डेटा, ठीक है? फिर ये जो प्रोग्राम है आर एम एन सी एच, इस पे जो मतलब ये प्रोग्राम था, फिर प्लस ए प्लस इस तरीके की डबल प्लस इस तरीके की पॉलिसीज हैं, आगे भविष्य में ये बढ़ते जाते हैं प्लस। तो ये जो प्रोग्राम है क्या है, किस तरीके से काम करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे टाइप ऑफ इवेल्युएशन ऑफ फॉर्मेटिव या सबमिटिव, सॉरी, फॉर्मेटिव या समेटिव इवेल्युएशन। फिर उसके बाद कंकरेंट इवेल्युएशन फ्रेमवर्क, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस पॉपुलेशन, ऑफ जीआईएस इन पॉपुलेशन, ये इस पे कई बार क्वेश्चन जीआईएस पे, ठीक है? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है, उस पे यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद इनकी जो मतलब अदर जो यूजेज होते हैं अर्बन डेवलपमेंट में या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ में, गाँव के डेवलपमेंट में, उन चीज़ों पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। स्पाटियल कंसेप्ट, स्पाटियल पैरामीटर, साइट एंड लोकेशन, फिर उसके बाद स्केल, फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो मैप प्रोजेक्शन, फिर टाइप ऑफ मैप्स, इस तरीके की चीज़ें हैं। फिर इंट्रोडक्शन टू जीआईएस टाइप ऑफ डेटा, डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस डेटा, फिर रास्टर एंड वेक्टर डेटा, फिर उसके बाद जो जियो रेफरेंसिंग या जियो कोडिंग या बेसिक्स जो हैं यहाँ पे
उनकी चर्चा पर चर्चा है। ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्पार्शियल डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस है, बार एंड लाइन डायग्राम है, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, स्पार्शियल यूनिवेरिएट, या इस तरीके की जो डेटाज हैं वो यहाँ पे कई बार पूछे गए हैं। ठीक है? तो ये आपका सिलेबस रहा और यहाँ पे हम लोग लास्ट में आए। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ें हम आपको और बताना चाहेंगे कि जो अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसकी मेरिट मान के चलिए कि लगभग लगभग एक 102 से 3 एक या 100 मतलब सेफ कंडीशन के लिए 105 क्वेश्चन के आसपास होना चाहिए जेआरएफ में। ठीक है, जेआरएफ के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर नेट की बात हो तो नेट के लिए जो है मान के चलिए कि आपको 100 क्वेश्चन के आसपास, 100 क्वेश्चन मतलब 200 नंबर या फिर इस तरीके का। ठीक है, अन्य कैटेगरीज के लिए, अन्य कैटेगरीज में जैसे ओबीसी का देखेंगे, ध्यान में रखिएगा ये हम नॉर्मल बता रहे हैं, इस बार की मेरिट तो थोड़ी सी इससे कम है। किसी किसी बार ये मतलब इसमें 2 से गुणा कर लीजिए, मतलब 210, 208, 205 इस तरीके के नंबर से गए हैं। फिर नेट में तो देखेंगे तो नेट में यहाँ पे 100 क्वेश्चन का मतलब 200 नंबर, 200 नंबर का मतलब क्या हो गया, कभी कभी 190, 180 नंबर तक भी मिट गई ही। तो वो प्लस माइनस है, लेकिन सेफ जोन के लिए आपको जो खेलना है उसमें यहाँ पे ये इतना होना चाहिए। और इसमें इसका जो बाइफर्केशन रहेगा, इसमें कोशिश ये करिए कि 35 से 40 नंबर, सॉरी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये पहले पेपर से आए, पेपर वन से। ठीक है, पेपर वन से। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कोशिश ये करिए कि 65 से 70 जो मतलब आपके वो रहे क्वेश्चंस रहे ये पेपर टू से रहे। ठीक है, तब इस तरीके से आप लोग जो है मतलब यहाँ पे 60, 40, 5, 105 और ये इस तरीके से 105, हाँ इस तरीके से नंबर आप पहुंच जाएंगे। इसमें आप और प्लस कर लीजिए पहले पेपर में या दूसरे पेपर में, तो बहुत ही अच्छी बात है। जल्दी ही 11 क्लासेस का प्रोग्राम जो है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पहले पेपर पे भी रहेगा। ठीक है, पहला पेपर भी हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो उस पे भी आपको यहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके की स्ट्रेटजी बना के आप चलेंगे। अगर 30 से 35 क्वेश्चन आपका हो रहा है पहले पेपर में और 60-70 क्वेश्चन के आसपास हो रहा है, 60 से 65 क्वेश्चन सेकंड पेपर में, तो वहाँ पे मान के चलिए आप नेट होंगे, जेआरएफ नहीं होंगे। जेआरएफ के लिए मान के चलिए 35 प्लस क्वेश्चन पहले पेपर में आपका होना ही चाहिए। ठीक है, 40 प्लस हो जाए, मतलब 35 प्लस मिनिमम हम लोअर लिमिट बता रहे हैं। अपर में तो आप 50 में 50 सही कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे कम से कम लगभग 65 से 70 क्वेश्चन, क्योंकि अपना सब्जेक्ट है यार, अपना सब्जेक्ट में ही अगर लगभग हम मानते हैं कि कुछ जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को डेटा याद करने में प्रॉब्लम होती है, डेटा याद करने में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उस डेटा को भूल जाएं। डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स को किस तरीके से जब हम करंट पढ़ाएंगे तो उनके ट्रिक्स कैसे बता याद किए जाते हैं, उन ट्रिक्स को भी हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो उन ट्रिक्स के बेस पर जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको आप लोग याद करेंगे और उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो अब तक की चर्चा पर चर्चा थी यहीं पे, और बाकी अब हम लोग अगली क्लास से जो बेसिक है इसका जो बेस पोर्शन है, जो थियरी का पोर्शन है, यूनिट 1 से हम लोग शुरू करेंगे और यूनिट 10 तक जाएंगे। पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा और पूरे सिलेबस में मान के चलिए कि 250 प्लस, 200 से 250 के आसपास क्लासेस होनी है। ठीक है, हमें जहाँ तक लग रहा है इतना। और कोशिश ये करिए कि मतलब जो मतलब 200 से 250 ये मतलब कह रहे हैं कि जो थियरी का पोर्शन है, उसके बाद जो मतलब नेट वाला जो यूजीसी नेट के जो पॉपुलेशन स्टडीज में जो करंट का रहेगा, वो जो है मतलब आपके लिए कम से कम वो भी हर साल 25 क्लासेस हर छमाही में, मतलब जून का दिसंबर का जब भी पेपर होने लगेगा तो उसमें इतनी क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद 11 क्लासेस प्रयागराज ये ज्वाइन कर लीजिए, या फिर जो नेट वाला ग्रुप हम स्पेशल बताए हैं उसमें आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, सभी टाइप के पीडीएफ मिल जाएंगे। और जितने भी रिपोर्ट्स आती रहेंगी उनका हम समराइज फॉर्म में पीडीएफ बना के उसमें अपलोड कर दिया करेंगे, तो वहाँ पर वो सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। और उन पे ध्यान रखिए जितने पीडीएफ लगभग देंगे उसमें एक छोटी सी क्लास भी रहेगी, जितना उसमें
छोटा-बड़ा हो सकता है, जिस तरीके का पीडीएफ रहेगा उस तरीके की क्लास भी रहेगी, ठीक है? तो क्लास देखते हुए पीडीएफ को पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।